wonderful. Next up, we have Dr. Shafali Garg ji. Please come up on the stage with your topic. नमस्कार, आवाज आ रही है? सभा में उपस्थित सभी सामान्य जनों को, स्वामी जी को, शिव साधिका जी को सम्मान देते हुए मैं प्रथम प्रणाम अपने गुरु प्रोफेसर अनिल मित्रा जी को करती हूँ कि शिक्षक दिवस के मौके पर मुझे उनके सामने अपने विचार रखने का मौका मिला। आज का मेरा टॉपिक है महाभारत, पर मैं उससे पहले 2 लाइनें ये बोलना चाहूँगी कि ये टॉपिक महाभारत क्यों चुना। कि हमारा इतिहास अतीत में लिखे गए लोगों द्वारा उन नोटों की तरह है जो भविष्य में हमारे पास सुरक्षित है और हम उन्हें कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। मैं एक साधारण हिंदू हूँ एंड आई फील सो प्राउड टू कॉल माई सेल्फ हिंदू। हम महान आर्यों की संतानें हैं, पर क्या यही बात हम आने वाली जनरेशन को कन्वे कर पा रहे हैं? हम उन्हें बता पा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी हेल्दी हैं, इतनी रिच हैं कि उस पर कैसा फल लाना है? तो उसमें अभी रिसर्चों का जो स्कोप बाकी है। मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि हमारी हिंदू वैदिक सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? हम तो यहाँ पे सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या कोई भी बता सकता है? हम अपनी जनरेशन को क्या बताएंगे कि हमारा जो प्राचीन संस्कृति है कितने सालों से पुरानी है? जी सॉरी जी, हाँ नहीं, इसमें रिसर्चों का भी बहुत स्कोप है। पूरे 40,000 साल पुराने एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योतिषीय फैक्ट्स हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, उससे आगे की रिसर्चें अभी जारी हैं। भगवान श्री राम का जन्म ही 29 नवंबर 12,240 बीसी में हुआ, यानी आज से कोई 14,251 साल पहले। और उस समय की साइंस कितनी एडवांस थी, पुष्पक विमान उड़ते थे। और हम लोग अभी इस जनरेशन में 2021 में कुछ रिसर्चों के बारे में सोच रहे हैं। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक है महाभारत। व्यास ऋषि ने इतना सुंदर गाथा लिखी, तो उनका लक्ष्य केवल महाभारत को लेकर मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को बताना ही नहीं था, वो लोगों को समझाना भी था कि उस समय के लोग कितने अमेजिंग थे। उनकी ज्योतिष को लेकर, विज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, युद्ध शास्त्र को लेकर, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी गजब थी। साइंस अपने एडवांस एक्सट्रीम पॉइंट पे थी, या यूँ कहें कि युग परिवर्तन करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के उन साइंटिफिक फैक्ट्स की जिनसे हमें ये पता चला कि महाभारत का युद्ध 26 अक्टूबर 5561 BCE को हुआ। ना उससे पहले ये संभव था और ना उससे बाद में ये हुआ है। अगर हम इसको गूगल करते हैं तो 120 अलग अलग डेट्स आती हैं, 3000, 2000, 4000, पर हम लोग रिसर्च में आज इसको स्पेशलाइज कर चुके हैं कि 26 अक्टूबर 5561 BCE को महाभारत का युद्ध किया गया। अब मैं इसकी रेफरेंसेस को समझाने से पहले आपको, वैसे तो महाभारत की पूरी गाथा में 300+ रेफरेंस हैं जो ये बताती हैं कि युद्ध की ये प्रपोज डेट है, पर 300 एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस को 10 मिनट की स्पीच में कंक्लूड कर पाना तो इम्पॉसिबल है। मैं उनमें से कुछ इवेंट्स को आपको यहाँ समझाऊंगी। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ डेट्स की, तो सबसे पहले महाभारत की कहानी से आप सभी रूबरू हैं। तो श्री कृष्ण उपलव्य से निकले थे हस्तिनापुर के लिए, मैत्री मुहूर्त में, रेवती नक्षत्र में, और वो अब जितने भी मैं डेट्स करूंगी वो 5561 BC की है। तो उस दिन ये जो नक्षत्र रेवती था ये 31 अगस्त के दिन पर था।
उसके बाद एक और घटना हुई जब श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में मीटिंग हुई, उनका संवाद हुआ जो ज्येष्ठा अमावस्या से पूरे 7 दिन पहले था। और उस ज्येष्ठा अमावस्या 16 और 17 तारीख की सितंबर को थी। श्री कृष्ण पांडवों के साथ युद्ध भूमि के लिए पुष्य नक्षत्र में उन्होंने प्रस्थान किया था और पुष्य नक्षत्र उस साल 4 से 5 अक्टूबर के दिन था। 6 अक्टूबर के दिन दोनों सेनाएं महाभारत के युद्ध में यहाँ कुरुक्षेत्र में पहुंची। 15 अक्टूबर को व्यास ऋषि महाभारत में धृतराष्ट्र जी से मिलने आए। उन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी बात की, उनको सारी ग्रह स्थिति के बारे में समझाया और 16 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे इनके एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस की। 15 अक्टूबर की रात जब व्यास ऋषि धृतराष्ट्र जी से मिलने आए तो वो उनको एक श्लोक सुनाते हैं, अरुंधति तथा पयेश वसिष्ठता पृष्ठतः कृतः रोहिणीम पीड्यनेश स्थितो राजन सनेश्वरा। इसका मतलब ये है कि प्रिय राजन, जो अरुंधति है, जो कि वशिष्ठ की पतिव्रता वाइफ है, वो आज अपने पति का साथ छोड़ चुकी है और उनसे आगे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? अब हम इस वाली लाइन को डिटेल में समझते हैं कि ये दोनों स्टार हमेशा साथ में रहते हैं। शॉर्ट कर दूं तो और इससे छोटा क्या करूं? चलो अरुंधति वाली कहानी पूरी सुन ले। ये जो दोनों स्टार्स हैं ये हमेशा साथ में रहते हैं। अब यदि हमें अर्थ की इस रिवॉल्वेशन को समझना हो, आप सभी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स में। अपने ऑर्बिट पे वो 26,000 साल में अपनी वॉबलिंग साइकिल कंप्लीट करती है और नॉर्डिंग साइकिल करती है 41,000 ईयर्स में। अब यदि हम अर्थ जो कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यदि हम वहाँ से देखते हैं वशिष्ठ को, तो वो क्योंकि अरुंधति उनके ईस्ट में, तो सबसे पहले हमें वशिष्ठ नजर आएंगे और उसके इमीडिएट पीछे हमें अरुंधति नजर आएगी। आज भी यही स्थिति है। 1000, 2000, 3000 साल पहले तक अरुंधति हमेशा उनके पीछे थी। पर यदि हम 4000 साल पहले जाते हैं तो अरुंधति और वशिष्ठ का जो फासला था वो बड़ा हुआ था। और यदि हम महाभारत के टाइम को समझते हैं तो महाभारत के टाइम के लिए हमें अर्थ की थोड़ी सी ज्योग्राफी को समझना होगा। मान लीजिए ये आपको पता ही है कि अर्थ हमेशा मूव कर रही है और वो थोड़ी सी टिल्टेड है और ओवल शेप में। जब अर्थ मूव कर रही है तो वो ऐसे भी हिल रही है, ऐसे भी हिल रही है, नॉडिंग भी कर रही है। वो सेम प्लेस पे तो आके कभी रुकेगी नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारे ध्रुवों की स्थिति बदलती रहेगी। जब ध्रुव बदल रहे हैं तो हमारे जो नॉर्थ पोल है, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, वो भी चेंज हो रहे हैं। आज के टाइम में पोलारिस है। यदि हम 12,000 BC में जाते हैं, उस समय अभिजीत या वेगा हमारा पोल स्टार होता था। इसका मतलब ये है कि जब भी अर्थ अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है वो सेम जगह पे नहीं आती है, वो इस तरह से कुछ राउंड राउंड करके घूमती है। तो आज तक की अर्थ की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब उसकी पोजीशन ऐसी थी कि जब प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो अरुंधति आगे थी और वशिष्ठ पीछे थे। ये इतना खास है और आने वाले 2 मिलियन ईयर्स तक कभी भी अरुंधति वशिष्ठ से आगे नहीं होने वाली है। इतनी खास मेजर इवेंट को व्यास जी ने देखा और अपनी बुक में लिखा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है कि शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं। और उसी में नीचे उन्होंने एक रेफरेंस और दिया था कि बृहस्पति और शनि विशाखा नक्षत्र के पास 1 वर्ष से हैं और वो दोनों चंद्रमा की लाइट को बहुत मध्यम कर रहे हैं। अब यदि हम शनि और जुपिटर के कंजक्शंस को निकालें तो हमें 110 पॉसिबिलिटीज़ मिली जिसमें कि महाभारत होना पॉसिबल था। अब हम आते हैं युद्ध के दिन पर। युद्ध के दिन का व्यास ऋषि ने बहुत ही डिटेल एनालाइज किया है। उन्होंने जो ग्रहों की स्थिति बताई है वो हमारी स्थिति से एकदम एक्यूरेट है। जैसे कि शुक्र उस दिन श्रवण और विशाखा नक्षत्र के बीच में थे, जो कि एग्जैक्टली थे। अब यदि हम बात करें तो उसमें एक लाइन लिखी है कि प्लूटो ग्रह रोहिणी और कृतिका के बीच में था। कितनी मेजर इवेंट है और वो रोहिणी के पास ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि उस समय वो उपकरण तैयार हो चुके थे
जिनसे उन्होंने प्लूटो जैसे प्लैनेट को देखा। और जबकि हमने अभी डिस्कवर किए हैं यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, और अभी हम उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं। और वैदिक, भारतीय वैदिक में, महाभारत में उसका मेंशन था। युद्ध के दिन में उन्होंने ये भी वर्णन किया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर, बच्चा बिल्कुल आदि हुई है पूरे बस सुनो, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं। स्पेस स्टडी से यह प्रूव हुआ कि उस दिन सूर्य और चंद्रमा वेस्टर्न हॉरिजॉन पे थे और रोहिणी नक्षत्र ईस्टर्न हॉरिजॉन पे था, यानी कि 180 डिग्री। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की युति से रोहिणी नक्षत्र पर सप्तम दृष्टि पड़ रही थी। उन्होंने एक चीज़ और वर्णन में बताई, जैसे उन्होंने एक पोएट्री की फॉर्म में उस वर्णन को लिखा कि बिना बादलों के छाए युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया और एक बड़ा सा धूमकेतु आसमान से आया और उसने सूर्य को निगल लिया, और कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि सूर्य ने अपनी चमक खो दी है। इस चीज़ को हमने सोलर एक्लिप्स कंसिडर किया और स्पेस रिसर्च से ये प्रूव हुआ कि उस साल 13 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण पड़े थे। पहला ग्रहण 16 अक्टूबर को दोपहर 12:57 पे पड़ा और दूसरा 30 अक्टूबर को दोपहर 12:19 पे पड़ा, जो कि 3 घंटे तक चला। और धूमकेतु की बात भी बिल्कुल सही प्रूव हुई, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के पास वहाँ पे कॉमेट को देखा गया और पीवी वर्तक जी ने उस कॉमेट का नाम हेले बताया। वैसे तो हमारी इसमें महाभारत के उसमें बहुत से इवेंट्स हैं और बहुत सी जानकारी है, जिसको हम कितना भी शेयर करें वो कंप्लीट हो पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाँ, ये प्रपोज डेट है। इसके साथ अगर हम 2-3 चीज़ों की, अगर हम उस समय की साइंस की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र चला रहे थे, जबकि हम लोग अभी जाके परमाणु और एटम्स को डिस्कवर कर पाए हैं। यदि हम मेडिकल फील्ड उस समय के लोगों की देखें तो हमने IVF को अब अडॉप्ट किया है, और उस IVF के भी एक छोटे वर्जन को 2021 में अडॉप्ट किया है, जबकि गांधारी उसके 100 पुत्र थे। उस समय की मेडिकल साइंस कितनी एडवांस थी, अभी भी हम उस मेडिकल साइंस के कोने तक भी नहीं पहुँचे हैं। ये बहुत छोटी टाइम था, तो मेरी स्पीच भी इसमें से मैंने कट कर दी है, पर उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई। Thank you so much, ma'am.